नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से भी जुड़ेंगे गांव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध। लेपारादा जिले के इगो वैली में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का स्थानीय विधायक गोकर बासार ने लिया जायजा। कहा, राज्य सरकार प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास के लिए उठाएगी हर जरूरी कदम। नाबार्ड के सहयोग से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय कंपनियों और अन्य एजेंसियां मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनने का दे रही है प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सेवा का भी शुभारंभ किया। इसका संचालन दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी कमन सेवा सर्विस करेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे देश के 6 लाख गांव आने वाले 1000 दिन में इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलने से ग्रामीण लोग भी सशक्त हो जाएंगे। श्री मोदी ने कहा है कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ साथ अब ये भी ज़रूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी और तेज़ रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। उन्होंने कहा है कि इससे गांव के बच्चे, युवा और अन्य लोग एक क्लिक पर दुनिया की किताबों और तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिलने से ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेली मेडिसिन, टेली लॉ और सामाजिक सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाएं डिजिटल माध्यम से एक बटन दबाने से सभी नागरिकों को मिलने से मदद मिलेगी। डिजिटल भारत अभियान ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े हैं।
प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिसने उन्हें छुटकारा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादनों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा है कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बदलाव कृषि मीडियो के खिलाफ नहीं है और ये मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेगी। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में सरकार का ये दायित्व है कि देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे, ताकि देश के किसान खेती से आत्मनिर्भर बन सके। नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर। सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। विधायक गोकर बासर ने लेपारादा जिले के ईगो वैली में हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त सहायता का आश्वासन दिया है। स्थानीय विधायक गोकर बासर ने कहा है कि मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जल स्रोत के मार्ग भी बदलाव आया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित ईगो वैली के लोगों से एकजुट होकर पुनर्वास कार्य करने और इसमें समर्थन प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। श्री गोकर बासर ने कहा है कि जिला प्रशासन ने त्वरित गति से नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों की सहायता का भरोसा दिलाया। ईगो कैंप तक कम से कम यहाँ पे 8-9 किलोमीटर है। कम्प्लीटली हाईवे जो है, ये हाईवे रोड जो है डैमेजेस हो चुका है। और उसके बाद जो ईगो कैंप में जो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा, जो मेरा 2 भाई जो है गुजर गया, तो मेरा यहाँ पे ब्रिज, ईगो कैंप का जो ब्रिज है कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। इसी के लिए मैं अपना गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द हम एक यहाँ का कम्युनिकेशन के लिए एक टेम्पररी वैली ब्रिज, स्टील ब्रिज बनाना पड़ेंगे। उसके बाद जो मेन रोड को भी इसको एक टेक्नीशियन के साथ सर्वे करके इसको रीअलाइनमेंट करना पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वाटर कोर्स जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इतना भी डैमेजेस हुआ है, हम सब मिलके दोबारा हमारा ईगो को कैसे उतारना है, हम सब मिलके एकजुट होकर काम करना है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात 19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 43,96,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगातार स्वस्थ होने की दर बढ़ने से यह सुनिश्चित हो गया है कि देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमितों का प्रतिशत 18.28 है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 54 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 86,961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1,130 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 87,882 हो गई है। ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 7,30,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 135 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
जबकि 129 रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 69, वेस्ट कामेंग जिले में 18 और वेस्ट सियांग जिले से 14 मामले शामिल हैं। कल कोविड जांच के लिए राज्य भर में 1723 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 7385 हो गई है, जिसमें से 1964 सक्रिय मामले हैं। वेस्ट कामेंग जिले के रूपा के एडीसी एस गुरुंग ने बताया है कि जिले के बालेमू से गत 18 सितंबर को एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया था और ये व्यक्ति रूपा से बालेमू गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित कदम उठाते हुए इस व्यक्ति के संपर्क में आए 23 व्यक्तियों और 4 रिटर्निस को सैंपल लिया, जिसमें से 11 पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव मामलों में लोगों के संपर्क में आने वालों का भी सैंपल लिया जा रहा है। को यह सूचित करना चाहता हूं कि ऑन 18 सितंबर 2020 बालिमू में एक पॉजिटिव केस पाया गया, जो कि रूपा का निवासी है। यह खबर सुनते ही हमारे रूपा के मेडिकल और आरआर टीम एक्टिवेट हो गया और ऑन 19 सितंबर को टोटल 27 यानी 23 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और 4 रिटर्निस का हमारी मेडिकल टीम ने सैंपल कलेक्ट किया करके बोमडिला में उनका एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। आउट ऑफ 27 टोटल 11 पॉजिटिव केसेस पाया गया और ये सभी पॉजिटिव केसेस को अंडर द केयर ऑफ मेडिकल टीम कोविड केयर सेंटर सर्किट हाउस रूपा में शिफ्ट कर दिया गया। हमारे जो मेडिकल और आरआर टीम हैं जो कि फिर अगेन फील्ड में गए हुए हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनको आप लोग होल हार्टेडली कोऑपरेट करना है और किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं फैलाना है, अफवाह नहीं फैलाना है, ये आपसे गुजारिश है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आंशिक रूप से खोले गए। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल है। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 सितंबर से विद्यालय दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि राज्य सरकार को यह फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वे स्कूल खोलना चाहते हैं या नहीं। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। असम में भी शैक्षणिक संस्थान 6 महीने के बाद आज से फिर खुल गए हैं। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की अधिकतम उपस्थिति के साथ 9वीं और 12वीं की कक्षाएं चली। कक्षा में आने वाले छात्र अपने अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए थे। केवल 50% अध्यापक और गैर शिक्षण कर्मी आज उपस्थित रहे। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व छात्रों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र निर्धारित दिनों में ही अपनी कक्षाओं में आएंगे। नामसाई जिले के वागुन गांव में नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड द्वारा प्रायोजित किया गया है। परियोजना के तहत नामसाई स्थित स्थानीय कंपनी द्वारा अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर 150 से ज़्यादा किसानों और वागुन गांव के मोकमो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू किया गया। इसके तहत समूह के सदस्यों को अचार बनाने, तैयार सामान की पैकिंग करने और तौर तरीकों के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता और खानपान के अनुकूल स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी उपायों का भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत करते हुए कंपनी के CEO चाउ अथीना चाउहई ने कहा है कि इस कार्यशाला के उद्देश्य आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। नबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने परियोजना के सफल कार्यान्वयन पर बल देते हुए बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। नौसाब को सपोर्ट किया है, जो कि एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है नामसाई जिले के, जिन्होंने AR/SRLM के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ जितने भी स्वयं सहायता समूह है उनको एक ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है आज से। इसमें वो लोग अचार बनाएंगे और उनको प्रिजर्व करके मार्केट में बेचेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका इनकम जनरेशन एक्टिविटी शुरू होना है और आने वाले दिनों में वो लोग जो यहाँ हल्दी उगाई जाती है
उसको एक कुरकुमिन कंटेंट कैसे बढ़ाया जाए उसका वो लोग टेक्नोलॉजीज KVK के साथ टाई अप करके उसका भी मार्केट में उत्पाद बढ़ाएंगे। हम लोग आज नौसाब का तरफ से आके जो नाबार्ड का LEDB प्रोजेक्ट है उसका फर्स्ट ट्रेनिंग अचार ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें अचार को प्रिजर्वेटिव कैसे करना है और हाइजीनिक वे में कैसे मेंटेन करके बनाना है वो सब सिखाया था, और कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना है और कितना दिन तक रहेगा या कैसे करके रखेगा वो सब सिखाया था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।